गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं शिवानी भारद्वाज। आज मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सेकंड चैप्टर है संस्कृत वर्ण परिचय और उसके ध्वनि उच्चारण स्थान का ज्ञान, इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाती हूँ। सबसे पहले जो मैंने इससे पहले आपको वीडियो भेजी थी संस्कृत भाषा पर, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उससे भी आपके क्वेश्चन आएंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है, आप उसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब आपका आया संस्कृत वर्णमाला। इससे पहले मैं जो वीडियो थी उसमें मैंने संस्कृत शब्द के बारे में बताया। संस्कृत शब्द किस स्वर से, किस प्रत्यय से, किस धातु से मिलकर बना है। अब हमारी संस्कृत वर्णमाला हमारी कहाँ से आई? तो संस्कृत वर्णमाला जो पाणिनि थे, जिनके जो 14 महेश्वर सूत्र थे, उससे हमारी संस्कृत वर्णमाला का आविर्भाव हुआ, यानी कि उससे हमारी संस्कृत वर्णमाला उदय हुई। जो हमारे 14 महेश्वर सूत्र हैं उसमें हमारी संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला है। ये जो महर्षि पाणिनि हैं, उन्होंने शंकर भगवान ने जो डमरू बजाया था नृत्य करते समय, तो हर एक उनकी ध्वनि से एक अलग अलग हमारा महेश्वर सूत्र निकला था। महेश्वर सूत्र के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि अब ये आपकी मैराथन क्लास है। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी और डिटेल में तो अब आपका समय नहीं है, क्योंकि अब आपके पेपर आने वाले हैं। तो 14 महेश्वर सूत्र के बारे में आप जानते होंगे कौन से हैं। अयोड, रेलिक, अयोंग, अयोज, इसी प्रकार से इसमें हमारे अच स्वर हैं और हल स्वर हैं, यानी कि इसमें संपूर्ण हमारी संस्कृत की वर्णमाला है। ठीक है, जो हमारे स्वर हैं उनको हम अच कहते हैं, जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं उनको हम हल कहते हैं। जो हमारे महेश्वर सूत्र हैं, इन्हीं से हमारे प्रत्याहार भी बनते हैं, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम संस्कृत वर्णमाला का बारे में जानेंगे। जो वर्णमाला होती है वो सभी भाषाओं की अपनी अपनी अलग होती है। जैसे हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, ठीक है, संस्कृत में 46 वर्ण होते हैं, और उसमें अंग्रेजी में हमारे कितने होते हैं? 26 वर्ण होते हैं, ठीक है, 26 लेटर होते हैं। तो यहाँ पर हम संस्कृत वर्णमाला की बात कर रहे हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। इनमें 13 स्वर वर्ण होते हैं। हिंदी में तो 11 होते हैं, संस्कृत में 13 होते हैं। इसमें री से ऋषि और ला से ला और बढ़ा दिया जाता है, और 33 वर्ण व्यंजन होते हैं। 13 जो स्वर हैं उसमें 3 ह्रस्व होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लतु, ठीक है। और इसमें जो 8 स्वर हैं, इसमें 5 हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। ये तो हम इसका वर्गीकरण बता रहे थे। जो 13 स्वर है उसमें 5 ह्रस्व होते हैं, आ, ई, उ, री और ल, ठीक है, और 8 दीर्घ स्वर होते हैं। और इसमें जो 33 व्यंजन है उसमें 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म वर्ण होते हैं, और जो संस्कृत में अनुसार और विसर्ग होता है, और अपग्रह चिन्ह भी हमारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जोड़िए, 4 हमारे ह्रस्व हैं, 8 हमारे दीर्घ स्वर है, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है, क, च, ट, त, प वर्ग वाले, 4 अंतस्थ हैं, 4 हमारे ऊष्म हैं। ये सब हमारे क्या हैं? संस्कृत वर्णमाला में जो हमारे वर्ण हैं उनके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी। अब जो स्वर होते हैं वो हमारे स्वतंत्र होते हैं, वो बिना किसी अन्य की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि जो हमारे मुख के अंदर वर्णों का उच्चारण स्थान है उनको बिना छुए ही ये वर्ण स्वतंत्र रूप से निकलते हैं। ये बोलते समय हमारे मुंह के अंदर किसी भी उच्चारण स्थान को नहीं छूते हैं। और जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। सभी व्यंजन वर्ण हमारे अर्धमात्रिक होते हैं, ठीक है, जिसके नीचे हम हलन का निशान लगाते हैं। और संस्कृत वर्णमाला के लिए सबसे पहले हमें 14 महत्वपूर्ण सूत्रों की जानकारी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि
ये महेश्वर सूत्र हैं, इन्हीं से प्रत्याहार बनेंगे, इन्हीं से ही संस्कृत की संध्या भी बनेगी। जब आपको 14 महेश्वर सूत्र बहुत अच्छे से आएंगे तभी आप प्रत्याहार बना पाएंगे और तभी आप संस्कृत की संध्या भी बना पाएंगे। इनको मैं बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक से आपको बताऊंगी कि कैसे आपको बनाना है। आपको इसके लिए कम समय में अधिक मैटर मिल जाएगा। तो सबसे पहला, अगर आपको महेश्वर सूत्र नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिए। अयुण, रिलिट, अयोंग, अयोच, हैवरट, लण, यमगणनम, झवय, घड़घश, जबगड़दश, खफ छठत चटत तव कपय शशिशर हल। ठीक है, इस वर्णमाला में 9 वर्ण हमारे स्वरवर्ण हैं। ठीक है, और इसमें जो विशेष है हमारा आ, ए और ओ को हम क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। ठीक है, आ बड़ी ए बड़े ओ को हम क्या कहते हैं? कृति कहते हैं। अब आपका आया कि ये स्वरवर्ण के बारे में मैंने आपको बताया। स्वरवर्ण हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे हमारा ह्रस्व स्वर संस्कृत में कितने हैं? 5 हैं, लेकिन ऋ का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे 4 बचे। और इसमें जिनको बोलने में कम समय लगता है, यानी कि 1 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, रे है तो लड़ा भी, लेकिन इसका आजकल प्रयोग नहीं हो रहा है। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में दुगनी मात्रा का समय लगे, यानी कि ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ इत्यादि। ऐसे ही प्लुत स्वर होते हैं जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से तिगुना समय लगता है, जैसे कि ओम। ओम बोलिएगा, ओम, तो इसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से तिगुना समय लगा, तो ये हमारा क्या है? प्लुत स्वर हो गया। ठीक है, अब हमारा व्यंजन वर्ग है। का से लेके हा तक हमारे सभी वर्ण व्यंजन वर्ण हैं, जिनको हम हल स्वर भी कहते हैं। और क्योंकि ये अर्धमात्रिक होते हैं, तो जब हम लिखते हैं तो इसके नीचे एक तिरछी मात्रा लगा देते हैं, जिसको हम हल चिन्ह ही कहते हैं। अनुनासिक वर्ग के बारे में आप जानते ही होंगे, जो हमारा स्पर्श व्यंजनों का अंतिम वर्ण होता है, जैसे का ख ग घ च छ ज ण त थ द ध न प फ व म, या ये जो है हमारा पंचम वर्ण यमगणनम, इसको हम अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। आपका ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि अनुनासिक वर्ण क्या है, या फिर आपको टिक मार्क के लिए दे देते हैं। एक नंबर के आपके जो क्वेश्चन होते हैं, जो शुरू में ही दिए जाते हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये अनुनासिक भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, और अब हमारा स्पर्श व्यंजन तो मैंने आपको बता ही दिया है। क च ट त प है हमारा अंतस्थ है, यारा लावा, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, और ये केवल हमारे 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन सा श श है, इनकी भी संख्या हमारी 4 ही होती है। अल्प प्राण और महाप्राण क्या है? अल्प मीन्स हल्की, यानी कि कम, प्राण मीन्स वायु, यानी कि जिन स्वरों को बोलते समय हमारे मुख से कम वायु निकले, दो हमारे अल्प प्राण होते हैं। ये वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें, यानी कि हम उसको ट्रिक में याद करेंगे 135। ठीक है, और 11 लावा, कुल इसमें 19 वर्ण होते हैं। जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन बनाए हमने का च ट त प वर्ग वाले, तो 25 में से जो ऊपर लिखते हैं का खा गा घड़ा, तो का हमारा पहला हो गया, खा दूसरा, तीसरा, गा तीसरा, घा चौथा और हमारा 5वां। तो ये जो 5वां है ना, तो वर्ग के दूसरे, चौथे ना, वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें, यानी कि 135। ठीक है, तो हमारे कितने हुए? 15 हुए, अंतस्थ और मिला लीजिए, तो हमारे टोटल अल्प प्राण क्या है? हमारे 19 हैं।
महाप्राण यानी कि 24 घंटे हमारे अंदर प्राण रहते हैं। इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। और इसमें अंतस्थ व्यंजन जुड़ेंगे और हमारे हा और स्वर, ये सब हमारे क्या हैं, महाप्राण हो जाएंगे। अब ध्वनियों का उच्चारण स्थान आपका क्या है? तो ध्वनियों के उच्चारण स्थान के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ ऑफलाइन क्लास में। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, तालु नासिका है, कंठ नासिका है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है और जिह्वा की जड़ है, नासिका है। ठीक है। और तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कंठ। तो कंठ, चलिए इसके जो सूत्र है इनके बारे में मैं आपको अभी जानकारी नहीं दूंगी क्योंकि ये आपका क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों के पेपर समीप हैं। तो कंठ से क्या आएगा? छोटा बड़ा और विसर्ग और काखा गागा यानी कि कावर, काखा गागा अड़ा और हा। ठीक है। हा ये आवाज़ हमारी आती है ना विसर्ग में, जो हम दो बड़ा अंग जिसे कहते हैं, जो दो बिंदु हमारे पीछे लगते हैं, ये हमारे कंठ से उच्चारित वर्ण हैं। तालु से ये है, या फिर हम इस दोनों से भी याद कर सकते हैं। आ कहा विसर्ग कंठराम, आ कहा विसर्ग कंठराम। इचियस भी है तालुराम, लटस पुकारो मूर्धा जी, लटस पुकारो दंत जी। उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में। ये हम इसको एक दोहे से भी याद कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, छोटा आ, बड़ा आ और हा और विसर्ग और कावर, ये हमारा कंठ का उच्चारण स्थान है। ठीक है। कंठ से हम इसको, इन वर्णों को बोलते हैं। तालु से हम बोलते हैं छोटी बड़ी ई और या और चा वर्ग और शा से शरीफे वाला शा। मूर्धा से बोलते हैं ऋषि वाला रा, यानी कि दोनों रा लगेंगे। संस्कृत वाला जो दूसरा रा होता है डबल रा, वो भी लगेगा। और टावर्ण और रा और शा से षटकोण वाला शा। दंत से लड़ा ता था दादा नहीं, यानी तावर्ग है, और ला और सा से पेरा वाला सा। ओष्ठ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पापा बाबा माँ, ये हमारे आएंगे, ओष्ठ में आएंगे। अब तालु से क्या आएगा? वाँ। ठीक है। कंठ नासिका, कंठ और नासिका का क्या होगा? अणा। कंठ और ओठ का ए छोटी ए और बड़ी ओ। दंत और ओठ का छोटा ओ और बड़ा ओ। और दंत और ओष्ठ का केवल वावी आएगा। जिहा की जड़ यानी कि जिहा मूलिया, जैसे हम कहते हैं आ और अनुसार नासिका, जैसे गाँव कहते हैं ना, जिह्वा की जड़ यानी कि जीव की जो हमारी जड़ होती है, जैसे हम कहते हैं गाँव आओ, बोल के देखिएगा आप तो आपको निकलेगा गाँव। जैसे नासिका, नासिका ऐसे होता है गंगा। ठीक है। अंग, छंद, ये सब हमारा नासिका से होता है। अब हमारा आया प्रत्यय क्या है? तो वर्णों के उच्चारण करते समय हमें जब हम बोलते हैं तो हमें प्रत्यय यानी कि हमें प्रत्यय लगाना होता है। ठीक है। हमें वर्णों को बोलते समय जोर लगाना पड़ता है। तो ये हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो उच्चारण से पहले का प्रत्यय और दूसरा उच्चारण के बाद का प्रत्यय। जो उच्चारण से पहले का प्रत्यय होता है उसे हम आभ्यंतर प्रत्यय कहते हैं, और जो दूसरा जो प्रत्यय होता है उच्चारण के बाद का होता है उसे हम बाह्य प्रत्यय कहते हैं। अब जो आभ्यंतर प्रत्यय है इसके हमारे 5 भेद होते हैं: स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवर्त, विवर्त और संवृत। स्पर्श जो वर्ण है उसका जो हस्व आ है वो क्या है? हमारा संवृत है। और जो बाह्य प्रत्यय है उसके हमारे 11 भेद हैं। आभ्यंतर प्रत्यय के हमारे अभी कितने भेद बताए थे? 5।
और जो बाह्य प्रत्न हैं उसके हमारे 11 भेद हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब जो हमारा अघोष व्यंजन है, घोष अघोष व्यंजन भी आपके आएंगे। तो वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन और सा शा शा जो तीनों होते हैं, शा से शलजम वाला शा से षटकोण वाला सा और सा से सरौते वाला सा, ये सब हमारा किस में आएगा? अघोष व्यंजन में। आ मीन्स नहीं, घोष मीन्स आवाज़, जिसमें आवाज़ नहीं है, जिनको बोलते समय हमें कम प्राणवायु लगानी पड़ेगी, वो हमारा अघोष है। ठीक है, तो वर्ग का प्रथम व द्वितीय यानी कि 12 हमारा क्या है? अघोष। 12 घंटे हम लोग बिल्कुल शांत रहते हैं, रात में बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल शांति बनाए रखते हैं, और तो हमारा क्या है? वो हमारा अघोष है, यानी कि शा शा शा। और भी इसमें 3 वर्ण और जोड़ दिए गए हैं। और घोष मीन्स आवाज़, वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां, यानी कि 345। अंतस्थ वर्ण इसमें आ जाएंगे, 11 अलावा हा, और इसमें सभी वर्ण आ जाएंगे, ये हमारा घोष हो जाएगा। संयुक्त वर्ण क्या है? जब 2 वर्णों का मेल होता है तो हम उसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण हमारे कितने हैं? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। तो हमारा छा से क्षत्रिय वाला छा कैसे बना, और ता से त्रिशूल वाला ता कैसे बना, ज्ञा से ज्ञानी वाला ज्ञा कैसे बना? तो इसमें ता और रा, त्रा, जैसे मैंने ता बताया था, ता में हलंत लगेगा, क्योंकि हमारे व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक होते हैं, उनके नीचे एक तिरछी छोटी सी लकीर खींचनी होती है। ठीक है, ता प्लस रा, ता से तरबूजे वाला ता, उसमें नीचे हलंत प्लस रा, तो वो हमारा बनता है त्रा। ज्ञा से ज्ञानी क्या बनता है? जा में हलंत प्लस वा, तो हमारा बनता है ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी। छा कैसे बनता है? का और श, का से कबूतर वाला का और शा से षटकोण वाला शा, तो बनता है यार। ठीक है, और हमारा श्रा कैसे बनता है? शा और प्लस रा, तो बनता है हमारा श्रा, जो कि एक हमारा नया वर्ण मिला बना है। ठीक है, अब इसमें है हमारा स्वर व्यंजन संयोग क्या है हमारा, यानी कि एक तो वर्ण विच्छेद होता है, एक वर्ण संयोजन होता है। स्वर संयोजन होता है, एक स्वर विच्छेद भी होता है। अब स्वर व्यंजन संयोग क्या होता है? जैसे का है, का हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण। आ हमारा क्या है? स्वर वर्ण। तो का प्लस आ मिलके हमारा क्या बनता है? का से कबूतर वाला का। आपने हिंदी में 12 खड़ी पढ़ी होंगी, कक्का, किक्की, कुक्के, के, काका, कंका, ये सब आपने पढ़ी होंगी कि किस प्रकार से व्यंजन वर्ण हमारे बनते हैं। ठीक है, और जैसे है हमारा का, और का में हलंत लगेगा, इतना आप हमेशा याद रखिए, व्यंजन वर्ण में हमेशा हलंत लगाया जाता है। का प्लस बड़ा आ, तो इससे क्या बनेगा हमारा? का में आ की मात्रा का। इसी प्रकार से का प्लस छोटी ई बराबर क्या बनेगा? छोटी ई का हमारा क्या बनेगा? कि का में छोटी ई की मात्रा बनी जाएगी। अभी मैंने आपको अच्छ स्वर और हल स्वर बताए थे। ठीक है, अयोगवाह क्या है? संस्कृत जो वर्णमाला है, इसमें हमारी 2 ध्वनियाँ अयोगवाह कहलाई जाती हैं, एक तो विसर्ग और दूसरा अनुसार। ये हमारी ध्वनियाँ क्या कहती हैं? अयोगवाह कहलाती हैं। ये जो स्वर ध्वनि के बाद प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, इससे हा की हमारी आवाज़ निकलती है। अब इसमें आपका ये सब हो गया। अब इसमें जो आपके वर्णों के 18 भेद हैं, ये तो आपके नहीं आएंगे, तो आज बस इतना ही रखिए। आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाती हूँ। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं शिवानी भारद्वाज। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न के बारे में पढ़ाया था, लेकिन मैं आपको एक बार प्रश्न के बारे में और समझाना चाहूँगी ताकि बच्चों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इससे एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है। तो बच्चों की सहूलियत के लिए मैंने एक बार इसको और पढ़ाना चाहूँगी। तो आप प्रश्न क्या होता है? प्रश्न मीन्स हमारी होती है चेष्टा, ठीक है। तो वर्णों को उच्चारण करने में बोलने वाले को कुछ चेष्टा करनी पड़ती है, चाहे हम बोलें चाहे आप बोलें, तो हम इसी चेष्टा को प्रश्न कह देते हैं। ये प्रश्न हमारा दो प्रकार का होता है, एक आभ्यंतर प्रश्न, एक बाह्य प्रश्न, ठीक है। और जो आभ्यंतर प्रश्न यानी कि हमारे जो मुंह के अंदर होता है, ठीक है। आभ्यंतर प्रश्न हम उसे कहते हैं जो वर्ण की ध्वनि निकलने से पहले होता है, यानी कि जो मुंह के अंदर से हमारी जो ध्वनि निकलती है उससे पहले होता है। और जो बाह्य प्रश्न होता है वो मुख से वर्ण निकलने के बाद होता है, ठीक है। और इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हमारे आभ्यंतर प्रश्न 5 प्रकार के हैं और बाह्य प्रश्न हमारे 11 प्रकार के हैं। तो जो आभ्यंतर प्रश्न हैं उसमें मैंने आपको बताया था स्पष्ट, इसमें जो हमारी जीभ होती है वो जो स्पर्श स्थान होते हैं मुंह के अंदर, जो हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं उनको स्पष्ट कर छूती है, ठीक है। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक के वर्ण आते हैं? इसमें का से लेके माँ तक के वर्ण आते हैं, इसलिए इन्हें हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। समझ में आया? यानी कि जो स्पष्ट वर्ण हैं वो हमारे स्पर्श वर्ण भी कहे जाते हैं। इनको बोलने में हमारी जो जीभ है वो हमारे उच्चारण स्थानों को छूती है। इसमें का से लेके माँ तक के वर्ण आते हैं। जो हमारा ईषत् स्पष्ट है, जो इसमें जिह्वा का जो उच्चारण स्थान है वो इसमें थोड़ा सा छूता है। इसमें 11 लावा वर्ण आते हैं, यानी कि जो हमारी जीभ होती है वो हमारे मुंह के जो अंदर उच्चारण स्थान है उनको बहुत कम छूती है। इनमें हमारे या ल व वर्ण आते हैं। अब विवर्त क्या है? ये इसमें मुंह को हम लोगों को खोलना पड़ता है, ठीक है। यानी कि विवर्त मीन्स एक बड़ा आ, ये हमारा हो गया विवर्त। ईषत् विवर्त, इसमें हमें जीभ को कम उठाना पड़ता है, इसमें श वर्ण आते हैं। जो हमारा संवर्त है इसका मीन्स होता है जब हमारा मुंह बहुत कम खुलता है, ठीक है। तो हमें इसमें ज़्यादा मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें केवल ह्रस्व आ वर्ण आता है, आ, ठीक है। अब मैं आपको प्रत्याहार बनाना बताऊंगी। अब प्रत्याहार क्या है? जब तक मैंने आपको बताया था हम लोग को 14 महेश्वर सूत्र याद नहीं होंगे जब तक हमें प्रत्याहार नहीं बना सकते। लेकिन प्रत्याहार से आपका एक नए क्वेश्चन जरूर आता है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं प्रत्याहार से। आप लोग देखिएगा अपना पेपर उठा के, 2-3 क्वेश्चन हर साल जरूर आएंगे। तो प्रत्याहार मीन्स क्या होता है? संक्षेप या संक्षेपीकरण, यानी कि वर्णों को हम लिखते समय जो संक्षेपीकरण करते हैं उसे ही हम प्रत्याहार कहते हैं। और भी स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं जिनमें वर्णों का संक्षेपीकरण किया जाए उसे प्रत्याहार कहते हैं, ठीक है। प्रत्याहार बनाने के लिए एक हमें नियम बनाना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले हम जो 14 महेश्वर सूत्र होते हैं
उनको हम लाइन से लिखते चले जाते हैं। उसमें जो पंचम वर्ण होता है, जैसे आ ई ऊणा, अयुण है, उसमें जो ड़ा है, रे ले क में का है, अयो ग में आ है, अयोच में चा है। जो अंतिम जो वर्ण होता है वो इति संज्ञक होता है। इसको प्रत्याहार बनाते समय आ अक अक तो लिखेंगे, लेकिन जब हम अक का वर्ण अंदर के लिखेंगे तो हम का वर्ण को छोड़ देंगे, यानी कि पंचम वर्ण हमारा इति संज्ञक वर्ण होगा। तो इसमें हमारे 42 प्रत्याहार हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे 43 प्रत्याहार हैं, लेकिन इसमें केवल हमारे 42 प्रत्याहारों को लिया गया है, जिसमें अक है, अच है, अठ है, अय है, अण है, अम है, अल है, अश है, इक है, झ है, य है। इसी प्रकार से हमारे 42 प्रत्याहार हैं। अब इसमें जो हमारे प्रत्याहार जो हमने आपको बनवाए थे, इसमें अक प्रत्याहार से गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको डीएलएड 3rd सेमेस्टर में जो आपका टॉपिक है संधि, उसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाती हूँ। संधि मीन्स होता है आपका मिलाना या जोड़ना, यानी दो वर्णों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं। जो संधि शब्द है उसके पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रथम वर्ण के मिलाने से हमारे संधि बनती है। जैसे कि उदाहरण के लिए विद्या प्लस आलय। विद्या में जो विद्या शब्द है यानी कि प्रथम पद है, इसका द्वितीय वर्ण, आलय यानी कि दूसरा हमारा पद है, इसका प्रथम वर्ण मिला के क्या हुआ, हमारा जो दोनों पद मिले तो हमारा क्या हुआ, संधि बनी विद्यालय। ठीक है। अब आपका जो स्वर संधि है, संस्कृत में आपकी जो स्वर संधि है उसको हम अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि में केवल आपके स्वर से ही संबंधित वर्ण आएंगे। इसमें ये आपकी 8 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, जिसका सूत्र है हमारा अका सवर्णे दीर्घा। गुण संधि, आद्गुण। वृद्धि संधि, वृद्धि रेची। यण संधि, इको अणयची। अयादि संधि, एचो यावा यावा। पूर्व संधि, एड़ पदांतति। पररूप संधि, एड़ी पररूपम। और प्रकृति भाव संधि। ये मैंने अभी आपको स्वर संधि के बारे में बताया है। स्वर संधि में आपके संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। तो इन्हीं 13 स्वर में से ये आपकी 8 संधियाँ बनती हैं। अब हम एक एक संधि को पढ़ेंगे। जो दीर्घ संधि होता है उसका सूत्र होता है अका सवर्णे दीर्घा। ठीक है। तो ये जो आपकी संधियां हैं, कभी कभी इनके आपके सूत्र भी लिख दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी संधि का सूत्र है, इसलिए आपको सभी संधियों के सूत्र आने चाहिए। अब आपका ये सबसे पहले है अकहा सवर्णे दीर्घा, यानी कि अका क्या है, इसमें 2 महेश्वर सूत्र आ गए, अयुण और लेख। देखिए आ ई ऊण रे ले क, इसमें आया आई यू रे ले तो बचे आपके। जब आप प्रत्याहार बनाएंगे तो इसमें क्या हुआ, ये हमारे 5 मूल स्वर आ गए, यानी कि ह्रस्व स्वर आ गए। ये इन्हीं 4 वर्णों से हमारी स्वर संधि बनेगी, दीर्घ संधि बनेगी। ठीक है। अका सवर्णे दीर्घा। अका मीन्स यानी कि 2 महेश्वर सूत्र इसमें आ गए, अयुण और ऋक। सवर्णे मीन्स समान वर्ण। दीर्घा मीन्स जब 2 समान वर्ण दीर्घ हो जाते हैं तो वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि होती है। आ ई उ र रे, यही तो इन 4 वर्णों का प्रयोग होता है। जब छोटा और छोटा मिलाएंगे तो भी हमारा बड़ा आ बनेगा। जब हम छोटा आ और बड़ा आ मिलाएंगे तो भी हमारा बड़ा आ बनेगा। जब हम बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलाएंगे तो भी हमारा बड़ा आ बनेगा। जब हम बड़ा अ और बड़ा आ मिलाएंगे तो भी हमारा बड़ा ई ही बनेगा। इसी प्रकार से छोटी ई के 4 वर्ग बनेंगे। इसी प्रकार से
ऊ के वर्ग बनेंगे, इसी प्रकार से री से ऋषि के बनेंगे। देखिए इसमें आ गया इसी सूत्र में अकाह सवर्णे दीर्घा। देखिए जिसमें 2 महेश्वर सूत्र मैंने आपको बताए थे, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे आ ई ऊ ला तो हमारा इति संज्ञक है, वो तो हट जाएगा। रे और ला अका का भी हट जाएगा। रे और ला क्योंकि ला का प्रयोग वर्तमान में नहीं है तो केवल 4 ही वर्ड तो बने, आ ई ऊ रे, और इन्हीं से हमारी दीर्घ संधि बनती है। तो ये सूत्र के अनुसार बिल्कुल सही है। अगर आपको इसका सूत्र याद है तो आप बिल्कुल भी संधि बनाते समय नहीं भटकेंगे और आपको पहचान में भी बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, अका सवर्णे दीर्घा। अब इसमें जो ये हमारे हैं दीर्घा मीन्स क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। वर्णा और व्याका सवर्ण मीन्स समान वर्ण, यानी कि लेके जब हमारे आ ई उ री ये जब समान वर्ण होके दीर्घ वर्ण में बदल जाते हैं। दीर्घ वर्ण कैसे बना, छोटा का बनाया, छोटा और प्लस छोटा तो बड़ा बना, छोटी प्लस छोटी तो बड़ी बनी। जो चारों पार्ट है इसमें आएगा यही, बड़ा आएगा, बड़ी आएगी, बड़ा ऊ आएगा और रे से ऋषि आएगा। ठीक है, अका सामान्य दीर्घ समझ में आया। तो मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ, जब 2 समान वर्ण मिलकर आपस में दीर्घ हो जाते हैं तो वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे छोटा प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, छोटा छोटा समान वर्ण हुए मिलकर क्या बने, बड़ा आ बन गया, यानी कि दीर्घ स्वर बन गया। तो हमारा क्या हुआ, दीर्घ संधि हो गई। अब उदाहरण से हम देख लेते हैं। हिम प्लस आलय, हिम में छोटा आ है, आलय में हमारा बड़ा आ है। तो जब छोटा और बड़ा आ भी हमने मिलाया तो हमारा क्या बना, बड़ा आ, तो हिमालय। इसी प्रकार से अब चलिए और हम शुरू से ले लेते हैं, छोटा आ और छठा आ से ले लेते हैं। ठीक है, छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा आ। ज्ञान प्लस अभाव, तो इसका हमारा पूरी संधि क्या बनेगी, ज्ञाना अभाव। ज्ञान, ज्ञान में छोटे आ की आवाज़ आई, अभाव में छोटे आ की आवाज़ आई। जब छोटा और छोटा आ मिला तो हमारा क्या बना, बड़ा आ, यानी कि ज्ञानाभाव। इसी प्रकार से वेद अंत, वेदांत, वेद में छोटे आ की आवाज़, अंत में बड़े आ की आवाज़। जब छोटा और छोटा मिला तो हमारा क्या बना, बड़ा आ, वेदांत। इसी प्रकार से विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या में बड़े आ की आवाज़, अर्थी में छोटे आ की आवाज़। जब छोटा बड़ा बना तो हमारा क्या बना, विद्यार्थी। इसी प्रकार से और भी आपके वर्ण बनेंगे। अब इसमें ई का हम बता देते हैं। जब छोटी ई और छोटी ई मिला तो क्या बना हमारा, बड़ा ई। जब 2 समान सवर्ण वर्ण आपस में मिल गए तो हमारा दीर्घ ई बन गया। कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, कवि में छोटी की आवाज़ आई, इंद्र में छोटी की आवाज़ आई। जब छोटी छोटी मिली तो क्या बना, बड़ी, कवींद्र। इसी प्रकार से हमारा छोटी ई प्लस बड़ी मिली तो भी हमारा क्या बना, बड़ी ई। अधि प्लस ईश्वर, अधीश्वर। इसी प्रकार से कपि प्लस ईश, कपीश। इसी प्रकार से हम बड़े ऊ का ले लेते हैं, छोटे ऊ का ले लेते हैं। जब 2 छोटे ऊ मिलेंगे यानी कि समान वर्ण मिलेंगे तो आपस में दीर्घ हो जाएंगे, यानी कि बड़ा ऊ हो जाएंगे। तो गुरु उपदेश। इसी प्रकार से सिंदूर में, उसी प्रकार से लघूर में, इसी प्रकार से री से ऋषि का आएगा। जब 2 समान सवर्ण वर्ण यानी कि री से ऋषि और प्लस री से ऋषि मिलेगा तो बड़ा वाला री सा ऋषि बन जाएगा। इसका प्रयोग केवल संस्कृत में ही पहले होता था, लेकिन अब वर्तमान में इसका प्रयोग लोप हो गया है। पितृण है, मातृण है, ये हमारा हो गया। आज मैंने आपको दीर्घ संधि के बारे में बताया। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गुण संधि के बारे में बताती हूँ।
गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको गुण संधि के बारे में बताती हूँ। इसका सूत्र होता है आद गुण। इसमें ए, ओ, अर और अल हमारे वर्ण आते हैं। यदि छोटा और बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आए तो हमारा ए वर्ण हो जाता है। जैसे कि आप उदाहरण से देखिए, नग प्लस इंद्र। नग में छोटा आया, इंद्र में छोटी ई आई, तो आ प्लस ई बन के क्या बना? छोटी ए नगेंद्र बना। इसी प्रकार से आपका भारतेंदु बनेगा। इसी प्रकार से आपका सुरेश भी बनेगा। सुरेश आ प्लस ई बराबर ए। सुर प्लस ईश जैसे सुरेश। आ प्लस ई मिलकर क्या बना? ए, तो क्या बना हमारा? सुरेश। इसी प्रकार से बड़ा आ प्लस बड़ी ई तो क्या बना? रमा प्लस ईश रमेश। रमेश बना। रमा में बड़े आ की आवाज़ आई, ईश में बड़ी की आवाज़ आई, आ और ई मिले तो हमारा क्या बना? ए, तो रमेश बना। इसी प्रकार से महेश और कमलेश भी हमारा आपका बना। क्योंकि आपकी ये मैराथन क्लास है तो इसमें हमें जल्दी जल्दी ही पढ़ाना होगा, क्योंकि अभी आपकी पूरी स्वर संधियाँ हैं और हमारी व्यंजन संधियाँ भी हैं। इसी प्रकार आपका छोटा आ और ऊ आया तो हमारा ओ बनेगा। जैसे कि सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, जल प्लस आ प्लस बड़ा ऊ तो भी हमारा ओ बनेगा महोत्सव। उसी प्रकार से महोर्मी गंगोर्मी। इसी प्रकार से मेरे छोटा आ प्लस री से ऋषि वाला री बनेगा तो बनेगा अर, तो इसमें होगा देव ऋषि सप्तऋषि। इसी प्रकार से आ छोटा और बड़ा और र बनेगा तो अल हो जाएगा, तो इसमें होगा ममलकार महलकार आदि वर्ण हो जाएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको यण संधि के बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट, आज मैं आपको यण संधि के बारे में पढ़ाती हूँ। यण संधि का आपका सूत्र है युको यणचि। इको इक, इसमें आपका प्रत्याहार आएगा, अड़ प्रत्याहार आएगा और अच प्रत्याहार आएगा। संधि पढ़ाने से पहले ही मैंने आपको कहा था आपको महेश्वर सूत्र और महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाना आना जरूर चाहिए, तभी आप इन संधियों का पढ़ पाएंगे, अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है। यण संधि में हमारे 3 प्रत्याहार हैं। इसमें इक प्रत्याहार, अण प्रत्याहार और हमारा अच प्रत्याहार है। यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री से ऋषि स्वर के बाद कोई भिन्न यानी कि दूसरा या अलग स्वर यानी कि 13 स्वरों में से कोई भी आए तो उसका क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। यानी कि जैसे कि बड़ा असमान स्वर आ जाएगा, हमारा बड़ा आ है, या अन्य स्वर भी हमारे आ सकते हैं। जैसे छोटी ई और बड़ी ई के बाद हमारा असमान स्वर आया छोटा आ, तो हमारा क्या बनेगा? या। उदाहरण के लिए रीति प्लस अनुसार। रीति में छोटी की आवाज़ आई, अनुसार में छोटे आ की आवाज़ आई। जब हमारा ई और आ वर्ण मिले तो हमारा या वर्ण बना, तो हमारा इसका संधि क्या बनी? रीत्यनुसार। और इसी प्रकार से हमारी यद्यपि भी संधि बनेगी, यदि प्लस अपि। ठीक है। इसी प्रकार छोटी ई और बड़ी या असमान वर्ण आ से लेके 4 तक जो हमारे स्वर वर्ण हैं उसमें से कोई भी आ सकता है, तो हमारा अगर इसमें आया तो भी हमारा या बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया था। ठीक है। अब इसमें है उपयुक्तम भी है आपका, इत्यादि भी है, ये सब हमारे वर्ण हैं। अब आपका आया छोटा ऊ प्लस आ, तो हमारा क्या बना? वा। मनु प्लस अंतरे मनवंतरे। इसमें ऊ और आया तो क्या बना हमारा? वा मनवंतरे। मधु प्लस अरी, तो इसमें मधु में छोटे ऊ की आवाज़ आई, अरी में आ की आवाज़ आई, तो ऊ और आ हमारा क्या बना? वा मधवरी। इसी प्रकार ऊ और बड़ा आ मिलके हमारा क्या बना? बड़ा वा सुआगतम स्वागतम। इसी प्रकार से अनुऐषणम भदु आगमन,
ध्रातंश मात्राज्ञा, ये बना पितृकार की है, लाकृति है, ये सब हमारे बने। अब आपकी आई वृद्धि संधि। वृद्धि मीन्स क्या होता है? बढ़ना, यानी कि मात्राओं का बढ़ना। यदि आ के बाद छोटी ए आए तो भी आपका ए ही बनेगा। बड़े आ के बाद ए आए तो भी आपकी बड़ी ए बनेगी। यदि आ के बाद ओ आए तो भी आपका बड़ा ओ बनेगा। आ के बाद ओ आए आओ आए तो भी आपका बड़ा ओ बनेगा। ठीक है। और जैसे हमारा है 1 + 1 एक एक, एक में छोटे आ की आवाज़ आई, एक में ए की आवाज़ आई। आ प्लस ए क्या बना हमारा? ए एक एक। इसी प्रकार से लोक एषणा, लोक में आ की आवाज़ आई, एषणा में ए की आवाज़ आई। आ ए मिले तो हमारा बना बड़ा ए, लोक एषणा। इसी प्रकार से सदैव, इसी प्रकार से हमारा तथैव, इसी प्रकार से धनेश्वर, इसी प्रकार से मतैक्य, और इसी प्रकार से आपका महेश्वर बना। अब इसी प्रकार से आपका जलौद, प्रमोद, महौज, महौद, जनादर, बनौषध आपके वर्ण बने। आप मेरे नोट्स में देखिएगा, इन सब की संधि विच्छेद की हुई है। अब आपकी आई अयादि संधि। इसमें ए से लेके चा वर्ण तक के सभी वर्ण आते हैं। इसका सूत्र है एच या वा। इसमें अय, अब, आय और आ, ये वर्ण हमारे आते हैं। इसमें अधिकतर शब्दों के बीचों बीच या वा वर्णों का प्रयोग होता है। ये 3 वर्णों के मेल से बने शब्द और ध्वनि सहित व्यंजनों के मेल से बने शब्द होते हैं। जब छोटी ए के आगे कोई भी स्वर आए, यानी कि 13 स्वर में से, और बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ के आगे ए से औ तक के जितने भी स्वर आए तो हमारा ए का छोटी ए प्लस आ ए हो जाएगा, आए हो जाएगा, अव हो जाएगा, आव हो जाएगा। ठीक है। तो इसका उदाहरण से हम समझते हैं। छोटी ए प्लस आ बराबर ए, नयन, ने प्लस अन, ने में छोटी ए की आवाज़, आ में छोटा आ, तो दोनों मिलकर क्या बना? ए, नयन। इसी प्रकार से गायक, पवन, पावन, पवित्र, आ और गायक इत्यादि वर्ण बने। अब आपकी आई पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र है अण पदांता गति। यदि प्रथम पद के अंत में ए या ओ आए और दूसरे पद के आरंभ में आ आए तो आ का लोप हो जाता है और लोप सूचक चिन्ह या अवग्रह चिन्ह आ की जगह लिख दिया जाता है। जैसे कि आप मेरे नोट्स में भी देख रहे होंगे, प्रथम पद और द्वितीय पद। इसमें प्रथम पद में हरे और द्वितीय पद में अब। तो हरे का हरे तो सेम ऐसे ही रहेगा, और जो अब है, अब में जो छोटा आ है वो हमारा विग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारी है पूर्व रूप संधि। अब इस ऐसे ही हमारा विष्णु है, ऐसे ही हमारा हरित्र है। अब आपका आया पररूप संधि, एड़ी पररूपम। यदि आ उपसर्ग के बाद ए और ओ धातु आए तो दोनों के स्थान पर ए या ओ हो जाता है। जैसे उपसर्ग प्रा है, प्रा उपसर्ग है, उसमें एजते धातु आई तो प्रा में आ उपसर्ग की आवाज़ आई, एजते में ए है हमारी धातु, तब आ और ये मिला तो क्या बना? छोटी ए, तो प्रेजते बना। प्रेजते का मीन्स होता है अधिक कांपता है। आप मेरे नोट्स में देखिएगा जो आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई देंगे। ऐसे ही आपका है उपोषति। उपोषति मीन्स होता है जलता है। उपसर्ग उप और धातु है हमारी ओषति। आ और ओ मिला तो हमारा क्या बना? ओ। अर्थात ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में आ हो व बाद में ए ओ हो तो पररूप संधि हमारी होगी। अब आपकी 8वीं संधि है प्रकृतिभाव संधि। इसका सूत्र है प्लतु प्रगाह अचि नित्यम, यानी कि ज्यों का त्यों रहना। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रकृति भाव यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा।
इस संधि में संधि नहीं होती है, अर्थात संधि करके नए शब्द का निर्माण नहीं किया जाता है। दोनों पद एक समान ही रहते हैं, दोनों में कोई फेरबदल नहीं होता। जैसे हरि प्लस इमो बराबर हरि इमो, विष्णु प्लस इमो बराबर विष्णु इमो। आज आपकी संस्कृत में स्वर संधि कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये आपका मैराथन क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में बताती हूँ। फिर आपकी विसर्ग संधि भी बहुत सारे हैं, क्योंकि आपकी ये मैराथन क्लास है तो इसमें हमें जल्दी जल्दी ही पढ़ना होगा। डिटेल में पढ़ने के लिए मैं आपको अलग से पढ़ाती हूँ, उसका मैं आपको लिंक भेज दूँगी, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाती हूँ कि व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन क्या होते हैं मैंने आपको पढ़ा ही रखा है। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर, हमारे 33 व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजन को हम हल भी कहते हैं, व्यंजन वर्ण को हम हल वर्ण भी कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए आप का बोल के देखिए, का में छोटे आ की आवाज़ आएगी। का हमारा क्या है, व्यंजन वर्ण है, इसमें छोटे आ की आवाज़ बनी तभी तो हमारा का बना, यानी कि का हमारा व्यंजन वर्ण है। ये स्वरों की सहायता से बोला जाता है। स्वर हमारे 13 हैं, जैसे कि हमने बताया था। सभी व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक होते हैं जो हमारे, और ये हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्ण लिखते समय हमने आपको बताया था, जो व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगता है। व्यंजन हमारे 33 होते हैं, यानी कि का से हा तक होते हैं। ठीक है। व्यंजन संधि व्यंजन और व्यंजन के मेल से बनती है, व्यंजन और स्वर के मेल से बनती है। ठीक है। ये जो ध्वनि बनती है इसमें क्या होता है, ध्वनि सहित परिवर्तन होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अगर आप लोगों को ध्वनि के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको ध्वनि के बारे में भी बता सकती हूँ कि ध्वनि हमारी क्या है। ध्वनि क्या है, ध्वनि मीन्स हमारी होती है आवाज़। ठीक है। ये आवाज़ हमारी कहाँ से निकलती है, ये आवाज़ हमारे मुख विवर से निकलती है। मुख विवर हमारा क्या है, मुंह के जो हमारे अंदर उच्चारण स्थान है उनको छूती हुई निकलती है, ये हमारी ध्वनि कहलाती है। ठीक है। अब हम ध्वनि के बारे में ना जानते हुए केवल हम आपको संस्कृत की संधियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हमारी है सचुत्व संधि। इसका सूत्र है स्तो सचुना सचु, यानी कि दंत वर्ण का तालु वर्ण में बदलना। बस आप इतना याद रखिए, दंत वर्ण का तालु वर्ण में बदलना, ये हमारी सचुत्व संधि है। अब जैसे कि सचुत्व में ही दिया जा रहा है। ठीक है। दंत से उच्चारित वर्ण हमारे कौन से होते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान में मैंने बताया था, इचियस्वी है, तस पुकारो दंत जी, लतस बताया था, इसमें ला तो है नहीं। सा ता था दादा ना, ये दंत है। तालु इचियस्वी है, तालु राम बताया था। शाह वर्ण है और चा छा जा जा वहाँ है, ये हमारा तालु वर्ण है। यानी कि दंत वर्ण और तालु वर्ण के मिलने से सचुत्व संधि बनती है। हमारा दंत वर्ण क्या है, सा ता था दादा ना किस में बदलेगा, शा चा छा जा जा वहाँ में बदल जाएगा। बस आपको इतना सा याद रखना है और उसका उदाहरण याद रखना है। एक उदाहरण याद रख लीजिए और याद रख लीजिए हमारा दंत वर्ण का तालु वर्ण में बदलना सचुत्व संधि है। इसका सूत्र याद रखिए, सूत्र भी पूछ लेते हैं। इस्तो सचुना सचु। दंत वर्ण जैसे उदाहरण है रामस चिनोती, रामस प्लस चिनोती। रामस में से जो
सा से सरौते वाला सा है वो है हमारा दंतवर्ण, और चा से चिनौती वाला चा है वो है हमारा तालुवर्ण। तो जो उसका संधि स्थल है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, इसमें आप बना लीजिए दंतवर्ण और तालुवर्ण, जैसे कि आप मेरा बना हुआ देख रहे हैं। इसमें ता के नीचे चा आया है, ठीक है, सा का चा में बदल जाएगा, सा आया है ना, रामस चुनौती, जो सा किसमें बनेगा बदलेगा, शा से शरीफे वाले सा में, सरौते वाला सा किसमें बनेगा, शरीफे वाले सा में बदल जाएगा, तो क्या होगा, रामस चुनौती। फिर से आप सुनिए, रामस प्लस चुनौती, रामस में जो ये जो अपने वर्ग बनाए हैं ना, सा ता था दा ना, शा चा चा जा जा, इसको आप गोला कर लीजिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको बोलेंगे जो सा है, सा किसमें बदलेगा, शा में, तो रामस सा की जगह आ जाएगा शु, रामस चुनौती। इसी प्रकार से हरिस शेते, हरिस में सरौते वाला सा है और संधि स्थल पर हमारा शरीफे वाला सा आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सच्चित है, तच्चौर है, मधवंजय है, सच्चैनम है, नश्चलस्ती है, निश्चलम है, ये आ जाएगा। अब इसमें हमारा है षचुत्व संधि, और षटुत्व संधि में थोड़ा ही अंतर है। षटुत्व संधि में दंतवर्ण का मूर्धा में हो जाएगा, ठीक है। दंतवर्ण तो दोनों ही रहेंगे ऊपर में, षटुत्व में भी और षचुत्व में भी, दंतवर्ण तो दोनों में ही रहेंगे। आपका षचुत्व में तालु हो जाएगा और षटुत्व में मूर्धा हो जाएगा, यानी कि षटुत्व संधि में दंतवर्ण हमारा मूर्धा वर्ण में बदल जाएगा। जैसे तत्टीका, तट्टीका, रामषष्ठा, रामषष्ठा, रामस्टीकते, रामस्टीकते, यानी कि जो संधि स्थल है वो हमारा, जैसे तट्टीका है, तत् में क्या आया, ता आया, तो ता हमारा क्या है, दंतवर्ण। टीका में क्या है हमारा, मूर्धावर्ण, तो ता किसमें बदलेगा, टा में, तो क्या हो गया, तट्टीका। इसी प्रकार से रामषष्ठा, रामस, सा क्या है हमारा, दंतवर्ण, षष्ठा क्या है हमारा, मूर्धावर्ण, तो सा शा में बढ़ेगा बदलेगा, यानी कि रामषष्ठा, रामष्टीकते। इसी प्रकार से तो चतुर्थ और षटुत्व संधि तो अधिकतर सेम ही है, दोनों में जो हमारा प्रथम वर्ण के आता है वो दंती आता है, और जो हमारा चतुर्थ में है वो तालु में बदल जाता है, और षटुत्व में मूर्धा वर्ण में बदल जाता है। बस इतना ही हमारा अंतर है। जशत्व संधि, जशत्व संधि हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है पदांत जशत्व, इसका सूत्र होता है झलाम जोशंते। दूसरी होती है अपादान जशत्व, जिसका हमारा सूत्र होता है झलाम जश झशी। जो जशत्व है यानी कि जा वर्ण से शा वर्ण तक, इसमें ये हमारा क्या है, महेश्वर सूत्र जब गणदश, ठीक है। पदान जशत में जिसका सूत्र है झलाम जशंते, जा वर्ण से शा वर्ण तक आएगा, इसमें जब गणदश, ये हमारा महेश्वर सूत्र आएगा पूरा, ठीक है। इसमें पहले हम बनाएंगे जा छा जा जा हुआ तालु वर्ण, ओष्ठवर्ण, कंठवर्ण, मूर्धावर्ण, दंतवर्ण, ठीक है। च प क ट त, ये हम पूरे 25 स्पर्श व्यंजन बना लेंगे। पहले वर्ण का तृतीय वर्ण इसमें हो जाता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे है अच प्लस अंतः अजंतः। अच में जा, जो चा है वो जा में परिवर्तित हो जाएगा, पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा अजंता, जैसे कि आप मेरे नोट्स में भी जो साइड में लगे हैं वो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा है हमारा अपादान जशत्व। इसका हमारा सूत्र है झलाम जस झशी, यानी इसमें झल प्रत्याहार आएगा, झस प्रत्याहार आएगा और जस प्रत्याहार आएगा, यानी कि हमारा झल प्रत्याहार झस प्रत्याहार में परिवर्तित हो जाएगा।
इसमें क्या है, झल प्रत्याहार झश प्रत्याहार में परिवर्तित हो जाएगा। बीच का जो जश प्रत्याहार वो तो गायब ही हो जाएगा। अब हम इसमें पहले झल प्रत्याहार के सभी वर्ण लिख लेंगे, फिर इसमें हम झश प्रत्याहार के सभी वर्ण लिख लेंगे। या चतुर्वर्ण हो तो चतुर्वर्ण के स्थान पर द्वितीय वर्ण हमारा आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब इसका हम पूरा फिर वो 25 स्पर्श व्यंजन करके लिखेंगे। का ख ग घ इसमें सीधे लिखेंगे का च ट त प। ठीक है, चतुर्वर्ण क्या है हमारा, घा झा ड़ा धा भा, ये है। और तृतीय वर्ण है गज ड़ द व, इसमें हम बदल देंगे। और इसमें है यावराला यमगणनम को छोड़कर कोई भी व्यंजन यानी कि 33 व्यंजनों में से उसके बाद ग ज ड़ द व यानी कि 3 वर्ण घा झ ट ध व 4 वर्ण में से भी कोई आए तो पहले आए हुए व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे कि हमारा दोग्धा, धा हमारा कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण आया है। गा हमारा कौन सा वर्ण है, तृतीय वर्ण, यानी कि चौथा वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है। अब आपकी आई चतुर संधि। चतुर संधि इसमें है, इसका सूत्र है खरी च, इसमें खर प्रत्याहार चर प्रत्याहार। इसमें यावराला और पंचम वर्ण यमगणनम को छोड़कर ये इसमें आता है। झल प्रत्याहार के बाद यदि खर का कोई वर्ण आए तो झल के स्थान पर चर प्रत्याहार आएगा। अब हमें इसमें झल प्रत्याहार लिखना है, झा से लेकर ला तक जितने भी वर्ण हैं उनको लिखना है, खा से लेकर रा तक जितने भी प्रत्याहार में वर्ण आए हैं वो लिखना है, चा से लेके रा तक जितने भी आएंगे वो लिखना है। यानी 25 व्यंजनों का पहला वर्ण का च ट त प ये आएगा हमारा चर प्रत्याहार में। ठीक है, और ऊष्म वर्ण सा वर्ण हो जाएगा। इन सबको हमको लिखना पड़ेगा तभी हमें समझ में आएगा। उदाहरण है उत्कीर्णा, उत्कीर्णा यानी कि झल का खर में परिवर्तित हो जाना, चर प्रत्याहार। आपदकाल आपत्तिकाल, विपदकाल का विपदकाल, तदफलम का तदफलम, ये हम आपको उदाहरण के बता रहे हैं। अब आपकी आई अनुसार संधि। इसका सूत्र है मोनास्वार अनुसार परसवर्ण संधि, ये है अनुसार संधि। इसका जो सूत्र है मोनोसार। किसी विभक्ति युक्त शब्द के अंत में विभक्ति कौन सी होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती हैं। इसमें विभक्ति युक्त शब्द होते हैं, जैसे हरि के शब्द हैं, विभक्ति युक्त शब्द हैं ये हमारे। तथा उसके बाद कोई व्यंजन आए यानी कि 33 व्यंजनों में से आए तो माँ के स्थान पर अनुसार अर्थात अंकी बिंदी लगेगी। जैसे हरिम बंदे, हरिम में आया माँ आया, बंदा है बंदे है, बंदा बंदे क्या है हमारा, बा हमारा क्या है व्यंजन वर्ण है। तो संधि विच्छेद करते थे माँ के स्थान पे हम हरि के ऊपर अंकी बिंदी लगा देंगे, हरिम वंदे, ये हमारा मोनुसार हुआ। ऐसे ही आपका ग्रहम गच्छति, ग्रहम में जो माँ है उसका संधि बनाते समय ग्रहम के ऊपर हम अंकी बिंदी लगा देंगे, ये हमारा हो गया ग्रहम गच्छति। इसी प्रकार से गुरु वंदे, कृष्ण वंदे, गंगा, शंख आदि हमारा हुआ। आपकी छठी संधि है परसमण संधि, उसको हम अनुसार संधि भी कहते हैं। अनुसार क्या है, अंकी बिंदी। अनुसार और यार अलावा के बाद 25 स्पर्श बिंदुओं में से प्रथम वर्ण के 4 वर्ण कोई भी वर्ण आए तो वर्ण का पंचम वर्ण हो जाएगा। यानी कि का च ट त प आए तो ये पंचम वर्ण यमगणनम हो जाएगा। जैसे कि संजय, संजय क्या है, अंकी बिंदी है, अनुसार है। जा क्या है हमारा व्यंजन वर्ण है, तो पंचम वर्ण वहाँ में बदल जाएगा, जा का वहाँ में बदलेगा। ये आप मेरे नोट्स में देखिएगा, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा।
ठीक है, पंचम वर्ण में बदल जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार से आपका कुंठित हो जाएगा। अब आपकी आई लत्व संधि। इसका सूत्र है हमारा तोरली। तोरली है ता वर्ग के बाद अगर ला वर्ण हो तो ता वर्ग के वर्ण के स्थान पर ला हो जाता है। जैसे ता वर्ग क्या है, ता था दादा ना, ला में बदल जाएगा। जैसे तदलीन, तदलीन का क्या होगा, तल्लीन। ता वर्ग किस में बदलेगा, ला। महत लाभ, महल लाभ, उत्लाभ, उल्लाभ, उत्लेख, उल्लेख, उत्लिखतम, उल्लिखतम, ततलय, तल्लय। ये सब हमारा ता वर्ग केवल किस में बदलेगा, ला में। अब हमारा आया अनुनासिक संधि, जो नाक और मुंह दोनों से बोली जाती है। जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं उनमें जो अंतिम पंचम वर्ण होते हैं यमगणनम, वो उसके बाद अगर यमगणनम ही आए तो वही का वही रहेगा। जैसे प्राक मुखा, का क्या आएगा, अणा। प्राक की जगह क्या आ जाएगा, अणा आ जाएगा, मुखा का मुखा ही रहेगा। दिक्नाग, दिक का क्या आएगा, अणा, दिग्नाग हो जाएगा। तत्मित्रम का क्या हो जाएगा, ता का क्या हो जाएगा, ना, तनमित्रम। जगतनाथ का क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। अतः का चाटा तप वर्ग पंचम वर्ण में बदल जाएगा, यानी कि यमगणनम में बदल जाएगा। आपकी नेक्स्ट संधि है लट्व संधि। लट्व संधि जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपकी ये सारी आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट हुई। अब अगर आपको ये मैराथन क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से महेश्वर सूत्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगी। फिर मैं प्रत्याहार बताऊंगी कि प्रत्याहार किन वर्ण से कितने प्रत्याहार बने और किस महेश्वर सूत्र से कितने प्रत्याहार बने। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको 14 महेश्वर सूत्र और उनसे किस प्रकार से प्रत्यय बनते हैं इनके बारे में पढ़ाती हूँ। सबसे पहले मैं 14 महेश्वर सूत्र के बारे में बताऊंगी। 14 महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति आखिर कहाँ से हुई। तो एक बार महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। उस डमरू से हर एक बार बजाने पर एक ध्वनि या एक सूत्र निकला और ये जो 14 बार जो डमरू बजाया गया इसी से हमारे 14 महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई। ये जो 14 महेश्वर सूत्र है यही हमारी संस्कृत की वर्णमाला भी है, जिसमें हमारे 13 स्वर वर्ण और 33 व्यंजन वर्ण हैं हमारे। ठीक है। अब ये 14 महेश्वर सूत्र हमारे कौन कौन से हैं। ये है हमारा अयोड़, ऋलिक, अयोंग, अयो, छह वर्ण, लण, यमगणनम, झवय, घड़घश, जबगर्दश, खफ, चतुर्थ, कपय, शशर, हल। ठीक है। ये जो 14 महेश्वर सूत्र हैं इनको महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में संस्कृत भाषा की ध्वनियों का उल्लेख किसके रूप में किया है, 14 महेश्वर सूत्रों के रूप में किया है। इन जो 14 महेश्वर सूत्र में इनमें सभी मूल स्वर और व्यंजन वर्ण सभी सम्मिलित हैं। ठीक है। हमारे 5 से 14 तक हमारे क्या हैं, व्यंजन वर्ण हैं और 1 से 4 तक हमारे क्या है, अच स्वर हैं। ठीक है, यानी कि स्वर वर्ण है वो हमारे। और 5 से 14 तक हमारे हल स्वर है जिनको हम व्यंजन वर्ण भी हम कहते हैं। अब हमारे जो 14 महेश्वर सूत्र हैं उनसे ही हमारा जो प्रत्याहार बना, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, जो 14 महेश्वर सूत्र हैं इनका अंतिम वर्ण इति संज्ञक होता है। ये प्रत्याहार बनाते समय इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लिखते समय तो हम करेंगे। जैसे हमारा अण प्रत्याहार है तो अण में हमारे कितने प्रत्याहार बनेंगे, अण से हमारा एक प्रत्याहार बनेगा। ठीक है। अ और अण में आ ई उ आएगा। ठीक है। ऋलिक से हमारे 3 बनेंगे, अक, इक और उक।
अयों से एक प्रत्याहार बनेगा एण। ए से 4 प्रत्याहार बनेंगे अच, इच, एच और एच। है व्रट से एक प्रत्याहार बनेगा अट। लड़ से 3 प्रत्याहार बनेंगे अण, इक और यण। आप मेरे साइड में जो नोट्स लगे हैं उसमें आप देख सकते हैं। यम गणनम से 3 प्रत्याहार बनेंगे अम, यम और रम। झबय से एक प्रत्याहार बनेगा, घड़गस से 2 बनेंगे, जब गणदस से 5 बनेंगे, खप छटट चटप तप से 1 बनेगा, कपय से 5 बनेंगे, शशर से 5 बनेंगे और हल से 6 प्रत्याहार बनेंगे। टोटल हमारे 42 प्रत्याहार हैं। अब प्रत्याहार को हम बनाएंगे कैसे? अब आप देख लीजिए, जैसे अड़ प्रत्याहार है, ठीक है, तो अड़ में हम जो पंचम वर्ण है उसको तो हम हटा देंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा आ ई उ, 3 इसमें वर्ण आ जाएंगे। अब हमारा आया अक, आ अक, अक में क्या करेंगे आ ई उ री ले, ये आ जाएगा। अब इससे 3 बनेंगे ना, अक, इक आएगा, ई इक में आ जाएगा ई उ ड़ रेल, उक में आ जाएगा उ रेल, ठीक है। ये हमारे 3 प्रत्याहार बनेंगे, रिलिक से 3 प्रत्याहार बनेंगे हमारे। अयों से एक बनेगा ए औड़ा, छोटी ए औड़ा, तो इसमें क्या आएगा ए और ओ ही तो आएगा, केवल वर्ण ए और ओ आएगा। इसी प्रकार से सभी आपके प्रत्याहार बनेंगे। आपको समझ में आ गए होंगे कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। महेश्वर सूत्र को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, आपको संधि में बहुत आपकी ये मदद करेंगे। अगर आपको ये प्रत्याहार की क्लास पसंद आई तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।